हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस पार्क यूट्यूब चैनल पर। आज हम 12वीं क्लास के बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए लेकर आ गए हैं 2016 फर्स्ट सेमेस्टर का सेट सी ए और बी सेट हमने सोल्व कर लिया है। उसके लिए आपको, अगर आपने देखा नहीं है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर हैं आपके लिए बहुत उपयोगी हैं, आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपकी रिवीजन के लिए, लास्ट मिनट रिवीजन के लिए। तो आप यहाँ से बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, तो उसके लिए आप ये वीडियो ज़रूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं 2016 का सेट सी। ये देखिए इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं पहले। अब स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है, देखिए, विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन रिक्वायर सिंगल पेरेंट। किस रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट होता है? सेक्सुअल में 2 होते हैं, ए सेक्सुअल में 1 होता है, तो इस बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पोलन ग्रेन्स ऑफ विच प्लांट कोज पोलन एलर्जी। किसके पोलन ग्रेन एलर्जी करते हैं? तो पार्थिनियम है, तो ये इसका जो है सही आंसर जो है ए ऑप्शन है। तीसरा क्वेश्चन है, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इन ह्यूमन फीमेल इज कॉल्ड, मिनार के बोलते हैं इसको। और मिनोपोज जब बंद हो जाते हैं तब उसको मिनोपोज बोलते हैं, जो स्टार्ट होता है फर्स्ट टाइम जो होता है मिनार के बोलते हैं, तो इसका बी ऑप्शन जो है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स हैव पोटेंसी टू गिव राइज टू ऑल टिश्यूज एंड ऑर्गन्स इन द डेवलपिंग एम्ब्रियोज। सर्टोली सेल नहीं है, लिडिक सेल नहीं है, फॉलिकल सेल नहीं है, स्टेम सेल ऐसी सेल होती है जिसमें क्षमता होती है कि वो सभी जो है ऑर्गन टिश्यू बना देता है एक डेवलपिंग एम्ब्रियो के, तो इसका डी ऑप्शन सही आंसर है। अगला देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेरलाइजेशन मेथड इज यूज्ड इन ह्यूमन मेल। देखिए यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ह्यूमन मेल में आपको डक्ट याद होंगी, वास डिफरेंशिया, वास एफरेंशिया, तो वास से स्टार्ट है, तो वैसेक्टोमी याद रखना। ये छोटी सी ट्रिक है, वैसेक्टोमी यानी वास, वैसेक्टोमी वास डिफरेंस वास एफरेंशिया से है। ट्यूबेक्टोमी को याद रखने के लिए फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब यानी ट्यूब से ट्यूबेक्टोमी। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि बच्चा उल्टा पुल्टा लिख देते हैं और आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, इसलिए ऐसे आप याद कर लेना। तो ह्यूमन मेल में जब करते हैं स्टेरलाइजेशन तो वैसेक्टोमी, फीमेल में करते हैं तो ट्यूबेक्टोमी। तो इसका जो मेल में है बी आंसर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज़ रिगार्डेड एज फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। अभी अपने सिलेबस में नहीं है, रामदेव मिश्रा है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कार्निवोर्स इन ए ग्रासलैंड इकोसिस्टम। देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा समझ के करिए। ये लिंक पूछा गया है किसमें, प्रोड्यूसर और कार्निवर्स। ये देखिए प्रोड्यूसर तो प्लांट्स हो गए। अब इसमें ये देखिए प्लांट्स को कौन खा सकता है। प्लांट्स को जो है इंसेक्ट्स, स्नेक नहीं खाता, फ्रॉग नहीं खाता, बर्ड नहीं खाता, इंसेक्ट्स हैं वो प्लांट से अपना भोजन लेते हैं, तो इसको ये आ जाएगा। और कार्निवोर्स इंसेक्ट्स को खाने वाली फ्रॉग हैं, स्नेक है, इंसेक्ट को फ्रॉग भी खा सकते हैं, बर्ड भी खा सकते हैं, स्नेक भी खा सकते हैं, तो इंसेक्ट्स हैं जो इनके बीच का लिंक है, तो इसका ए ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। हाउ मैनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर प्रेजेंट इन इंडिया। देखिए अब मोर देन 448 लिखा है, अब तो और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि 2016 की बात है, अब 2026 आ गया, 10 साल हो गए, तो संख्या उनकी 500 से ऊपर हो गई है, तो सी ऑप्शन है मोर देन 448। अगला देखिए, जन्म दर को परिभाषित कीजिए, डिफाइन नेटिलिटी। नेटिलिटी क्या होती है? नेटिलिटी देखिए क्या होती है, नंबर ऑफ बर्थ्स ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड्स इन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज नेटिलिटी। मतलब कितने पैदा हुए हैं, कितने ने जन्म लिया है एक गिवन पीरियड में, उसको बोलते हैं नेटिलिटी, यानी जन्म दर होती है एक तरह से नेटिलिटी। डिफाइन पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज लिविंग इन जोग्राफिकल एरियाज शेयर और कम्पीट फॉर द सिमिलर रिसोर्सेज। ये हो जाएगा पॉपुलेशन, यानी एक तरह के स्पीसीज एक गिवन एरिया में रहते हैं और वो कम्पीट करते हैं रिसोर्सेज के लिए, तो उनको बोलेंगे पॉपुलेशन। रिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ पर्पसफुल एक्ट ऑफ रीप्लांटिंग, यानी कि कहीं पर पौधे उजड़ गया है, हमें वहाँ पर दोबारा से पौधे लगाने हैं, किसी भी कारण से
वनों का कटाव हो गया है नेचुरल तरीके से, ह्यूमन एक्टिविटी के कारण वहाँ से सब पौधे उखड़ गए हैं, ख़राब हो गए हैं, तो वहाँ हमें नए पौधे लगाने हैं, उसको बोलते हैं रिफॉरेस्टेशन। इट इज़ अ पर्पसफुल एक्ट ऑफ रिप्लांटिंग द ट्रीज एंड रिस्टोरिंग वेजिटेशन इन द एरिया वेयर फॉरेस्ट हैव बीन रिड्यूस्ड, डिग्रेडेड और डिस्ट्रॉयड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज़ और नेचुरल कॉजेज़। किसी भी कारण से जंगल नष्ट हो गए हैं, डिग्रेड हो गए हैं, रिड्यूस हो गए हैं, तो वहाँ नए पौधे उगाना क्या कहलाता है? रिफॉरेस्ट्रेशन। अगला क्वेश्चन देखिए, CNG का फुल फॉर्म है, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। अब सेक्शन भी स्टार्ट हो गया है। सेक्शन भी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन आर एसेंशियल प्रोसेसेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ ए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, वाई? पूछा गया है मियोसिस और फर्टिलाइज दोनों एसेंशियल प्रोसेस क्यों हैं किसी भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल में, तो इसका बताना है हमने। मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन आर एसेंशियल टू मेंटेन ए कॉन्स्टेंट क्रोमोसोम नंबर। क्यों ज़रूरी है क्रोमोसोम नंबर को कांस्टेंट रखने के लिए? जैसे हमारी बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो इनको कांस्टेंट रखना है, ना इनको कम होने देना है, ना इनको ज़्यादा होने देना है, इसलिए मियोसिस भी ज़रूरी है और फर्टिलाइजेशन भी ज़रूरी है। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में 2n होते हैं, जब उसमें गैमेट बनते हैं, मियोसिस होती है, तो वो हैप्लॉयड n हो जाते हैं, और फिर फर्टिलाइजेशन होती है, फिर दोबारा से डिप्लॉयड कंडीशन आ जाती है, 2n फिर n फिर 2n अक्रॉस जनरेशन इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स। ये साइकिल चलती रहती है और जेनेटिक डाइवर्सिटी भी आती रहती है इससे। मियोसिस हाफ द क्रोमोसोम नंबर। मियोसिस क्या करती है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हाफ कर देती है ताकि वो हैप्लॉयड गैमेट बना सके। प्रिवेंटिंग डबलिंग, अगर गैमेट में हाफ नहीं होंगे, पूरा का पूरा सेट आ जाए अगर क्रोमोसोम का, तो डबलिंग होती चली जाएगी। तो ये मियोसिस प्रिवेंट करती है डबलिंग को, हाफ करके क्रोमोसोम नंबर को गैमेट में हाफ कर देती है। फर्टिलाइजेशन क्या करती है? उस हाफ हैप्लॉयड कंडीशन से डिप्लॉयड कंडीशन को रिस्टोर कर लेती है। मेल और फीमेल गैमेट हैप्लॉयड की फर्टिलाइजेशन होने से रिस्टोर हो जाती है डिप्लॉयड स्टेट। इससे क्या होता है? ये स्पीसीज स्टेबिलिटी इंश्योर हो जाती है और इवोल्यूशनरी एडेप्टेशन में भी काम आता है। तो इस तरह से ये आप 2 नंबर में लिख देना। अगला क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ऑटोगैमी इन प्लांट्स। ऑटोगैमी क्या होती है? देखिए सिंपल से पहले पूछ लेते हैं, एक फूल के ही पोलन उसी फूल के स्टिग्मा पर अगर जाकर गिरते हैं, ट्रांसफ़र होता है, तो उसको बोलते हैं ऑटोगैमी। ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। एक ही फ्लावर में अगर ट्रांसफ़र हो रहा है पोलन ग्रेन का, तो उसको बोलते हैं ऑटोगैमी। ऑटोगैमी रिक्वायर्स सिंक्रोनी इन पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, यानी ये दोनों चीज़ें एक साथ होनी चाहिए, पोलन रिलीज भी और स्टिग्मा रिसेप्टिव। अगर आगे पीछे हो जाते हैं ये, तो मान लीजिए पोलन रिलीज हो गए और स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं है, तो पोलन उस पर स्टिग्मा पर चले भी जाएंगे तो रिसीव नहीं करेगा। अगर मान लीजिए स्टिग्मा रिसेप्टिव पहले हो जाता है, पोलन रिलीज नहीं होते, तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो इनमें सिंक्रोनाइजेशन होने चाहिए, दोनों साथ साथ होने चाहिए, और एंथर और स्टिग्मा जो है वो एक दूसरे के क्लोज होने चाहिए ताकि सेल्फ पोलिनेशन हो सके। तो ये हमारा ऑटोगैमी का हो गया है। अगला देखिए, डिफाइन प्लेसेंटा एंड गिव इट्स सिग्निफिकेंस इन ह्यूमन फीमेल्स। प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा जो ट्रोफोब्लास्ट से कोरियोनिक विलाई बनती हैं और यूट्रिन टिश्यू होते हैं, आपस में इंटरडिजिट हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बनाते हैं डेवलपिंग एम्ब्रियो के बीच में और मैटरनल बॉडी के बीच में, उसको बोलते हैं प्लेसेंटा। इसके सिग्निफिकेंस क्या है? जो प्लेसेंटा है ये सप्लाई करता है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द, एक तरह से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को, ऑक्सीजन भी सप्लाई करेगा, न्यूट्रिएंट्स भी सप्लाई करेगा, और अंदर जो एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, उसको रिमूव भी करता है एम्ब्रियो से। और इट इज़ कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू एन एम्बिलिकल कोड। प्लेसेंटा के जो है ये इसके एम्बिलिकल कोड के थ्रू जो है अटैच होता है, कनेक्ट होता है, जो कि सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने में और वहाँ से लेकर जाने में और वहाँ से लाने में दोनों तरह से हेल्प करता है। और ये एक एंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी काम करता है एंड प्रोड्यूसेस सेवरल हार्मोन्स लाइक ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, ह्यूमन प्रोलैक्टिन, लैक्टोजेंस, एस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्टाजेंस एट्सेट्रा। यानी कि ये इसके बहुत सारे फंक्शन हैं, तो ये इसके सिग्निफिकेंस हो जाएंगे।
अगला देखिए, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन मेंस्ट्रुअल साइकिल। हमें ब्रीफ नोट लिखना है, तो इसमें हम छोटा सा लिख लेते हैं। देखिए, रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स, चाहे वो मंकी हो, एप्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, उन सब में ये होती है, इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन और बिगिंस होती है प्यूबर्टी पे, उसको बोलते हैं मिनार्के। इन ह्यूमन फीमेल्स क्या 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 होता है, मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ अबाउट 28 to 29 डेज में रिपीट होती है। और ये जो इवेंट्स है साइकिल का, साइकिल्स ऑफ इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी दो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में जो पीरियड होता है वो 28-29 डेज का होता है। और ये साइकिल हर मंथ रिवाइज होती है, तो इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोल देते हैं। वन ओवम इज रिलीज ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। लगभग 13वें-14वें दिन एक ओवम, दो ओवरी होती हैं, किन्हीं भी दो, एक में से दो में से दो, उन दो ओवरी में से किसी एक में से एक ओवम रिलीज होता है 14वें-15वें दिन में, यानी बीच वाले जैसे 28-29 डेज का, तो 14वें-15वें दिन में एक ओवम रिलीज होता है। इन ह्यूमन बींग्स मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है सीजन अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज, लगभग एवरेज जो है 50 की उम्र के आसपास जो है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है, तो उसको बोलते हैं मिनार्के। मेनोपॉज बोलते हैं उसको, मिनार्के तो जो फर्स्ट टाइम आता है उसको बोलते हैं। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल। अगर साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन हो रही है तो इसका मतलब है रिप्रोडक्टिव जो फेस है वो नॉर्मल होता है, और ये एक्सटेंड करता है बिटवीन मिनार्के, यानी स्टार्टिंग प्यूबर्टी पे जब स्टार्ट होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, और मेनोपॉज जब 50 की एज पे होती है, तब मेनोपॉज पे ये उसके बीच जो होता है वो रिप्रोडक्टिव फेस होता है। तो ये हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, 2 अंक का था। अगला देखिए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज लीगलाइज्ड इन इंडिया। कमेंट, लीगलाइज होगी, कमेंट करना है इसके ऊपर। एमटीपी होती क्या है, इंटेंशनल और वॉलेंट्री टर्मिनेशन, वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड एमटीपी। एमटीपी है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड एमटीपी 1971 में उसको लीगलाइज कर दिया था विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशन के साथ, टू अवॉइड इट्स मिसयूज, क्योंकि इसका मिसयूज होने लगा था, तो वहाँ पर इसको लीगल बना दिया था। ऐसी रेस्ट्रिक्शन लगाई थी, ये इतनी इम्पोर्टेंट थी, क्यों लगाई थी रेस्ट्रिक्शन, टू चेक इनडिस्क्रिमिनेट एंड इलीगल फीमेल फिटिसाइड्स। भेदभाव होने लगा था लड़का लड़की में, उसको ख़त्म करने के लिए, और ये पता कर लेते थे भाई हमने सेंटेंसेस ये मेल है या फीमेल, फीमेल होते ही उसको फिटिसाइड्स, फीमेल फिटिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या करवाने लगे थे बहुत ज़्यादा। तो इससे क्या हो गया था, सेक्स रेशो भी प्रभावित हो गई थी। सेक्स रेशो अब भी कम चल रही है, 800, कहीं 870 है, कहीं 900 है, तो ये एमटीपी के कारण ही है। एमटीपी एसेंशियल क्यों है, कुछ केसेस में ये एमटीपी जो है एसेंशियल है टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, आइदर ड्यू टू द कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स और फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव यूजेस ड्यूरिंग द कोइटस और रेप्स। कई बार अनवांटेड ऐसे केस हो जाते हैं कि भाई रेप के कारण या किसी और कारण कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फेल हो जाए किसी भी कारण, उसके कारण ये एमटीपी ज़रूरी हो जाती है उस अनवांटेड प्रेगनेंसी को से छुटकारा पाने के लिए। वेदर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल और इवन फैटल आइदर टू द मदर और टू द फीटस और बोथ। ऐसा भी हो सकता है कि जो फीटस है उसमें कोई ना कोई डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो, कुछ ऐसी बीमारी हो कि वो फीटस अच्छे से ग्रोथ ना कर पाए, तो भी एमटीपी ज़रूरी हो जाती है। तो ये इस तरह से एमटीपी लीगल कर दी थी। अगला देखिए, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी पे नोट लिखना है। डाइवर्सिटी एट द स्पीसीज लेवल, स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होती है, स्पीसीज लेवल पे की डाइवर्सिटी है। फॉर एग्जाम्पल, वेस्टर्न घाट्स हैव ए ग्रेट, अब घाट की बात कर रहे हैं, वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, इन दोनों घाट पे जो है स्पीसीज़ की संख्या अलग अलग है, डाइवर्सिटी बहुत है। जैसे वेस्टर्न घाट पे जो एम्फीबियन स्पीसीज़ है वो बहुत ज़्यादा हैं और ईस्टर्न घाट पे कम है। तो ये देखिए स्पीसीज़ लेवल पे डाइवर्सिटी आ गई, कम ज़्यादा होना। अगला है ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स। वाई, फॉर ब्रिंगिंग अप ए हेल्थी बेबी, हेल्थी बेबी के लिए कि बच्चा जो है हेल्थी हो उसके लिए डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। ऐसा क्या होता है उस मिल्क में कि डॉक्टर उसको रिकमेंड करते हैं, तो द मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ द
लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम, कोलोस्ट्रम बोलते हैं, पीला पीले रंग का होता है, उसमें बहुत सारे एंटीबॉडीज़ होते हैं और वो एंटीबॉडीज़ जो है उस बेबी की जो है इम्यून सिस्टम को बनाए रखता है। एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द न्यू बॉर्न बेबीज़, और वो बीमारी उसको बीमार नहीं होने देता, उसका इम्यून सिस्टम को बनाए रखता है, क्योंकि जो बेबी होता है उसका इम्यून सिस्टम वीक होता है। तो ये जो है कोलोस्ट्रम है, ये उसके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देता है और रेजिस्टेंट बनाता है बीमारियों की, उसको बीमारी नहीं होती। तो इसलिए ज़रूरी है बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाना। अगला क्वेश्चन देखिए, को एक्सटिंक्शन बताना है। राइट ए ब्रीफ नोट ऑन को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन व्हेन स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट, जब एक स्पीसीज मतलब कोई भी एक्सटिंक्ट होती है तो उसके साथ साथ प्लांट और एनिमल स्पीसीज जो उसके साथ एसोसिएटेड थे वो भी एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल है मैंने होस्ट फिश स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट, मान लीजिए कोई होस्ट फिश एक्सटिंक्ट हो जाती है तो उसके जो पैरासाइट्स होते हैं वो भी उसके साथ एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। इनको इवोल्व प्लांट, मान लीजिए कोई प्लांट है वो दूसरे के साथ इवोल्व हो रहा है, प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म, पॉलिनेटर और प्लांट मान साथ साथ इवोल्व हो रहे हैं, तो एक की मान लीजिए प्लांट या पॉलिनेटर कोई भी एक्सटिंक्ट हो जाता है तो दोनों ही एक्सटिंक्ट हो जाएंगे उसके साथ साथ, यानी एक के साथ दूसरा एक्सटिंक्ट हो जाना, ये है को एक्सटिंक्शंस। अब सेक्शन सी स्टार्ट हो गया है, 3 अंक के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। पहला क्वेश्चन है डिफाइन एमनियोसेंटेंसिस व्हाई इट इज़ बैंड इन इंडिया। एमनियोसेंटेंसिस क्या होती है? फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, एक टेस्ट होता है ये, जब फीटस सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए टेस्ट किया जाता है बेस्ड ऑन द क्रोमोसोम पैटर्न इन द एमनियोटिक फ्लूइड सराउंडिंग द डेवलपिंग एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बाहर एमनियोटिक फ्लूइड होते हैं, उससे पता करते हैं, उसको लेकर पता कर देते हैं भी फीटल का सेक्स क्या है। इट इज़ बैंड टू लीगली चेक इंक्रीजिंग फीमेल फिटिसाइड्स, क्योंकि इससे पता चल जाता था कि सेक्स फीमेल है या मेल है, तो उससे कन्या भ्रूण हत्या बढ़ गई थी, उसको रोकने के लिए इस पर बैन किया गया है। प्रिवेंटिंग जेंडर इम्बैलेंस, इससे क्या हो जाता है, जेंडर इम्बैलेंस हो गया था उसको भी रोकना है। टू प्रिवेंट एमटीपी, और एमटीपी को भी रोकना है। इन सब को रोकने के लिए एमनियोसेंटेंसिस पे बैन किया गया। सेक्स डिटर्मिनेशन अब नहीं होता है, सिर्फ ये देखा जाता है कि भाई जो बच्चा है वो हेल्थी है या नहीं, उसमें कोई डिसऑर्डर वगैरह तो नहीं है, ये चेक किया जाता है। तो सेक्स नहीं बताया जाता कि मेल है या फीमेल, इसलिए इस पर बैन लगाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक इन द एंजियोस्पर्म प्लांट्स। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में इसमें देखिए आपको ये डायग्राम बनाना है। चैलेजलैंड है, चैलेजलैंड पे एंटीपोडल्स दिखा रखे हैं, 3 एंटीपोडल्स हैं, बीच में पोलर जो है सेल है उसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, सेंट्रल सेल है ये बीच वाली। नीचे देखो माइक्रोपाइलर एंड पे 2 सिनर्जिड्स और 1 एग दिखा रखा है, और सिनर्जिड्स के अंदर जो है फिलीफॉर्म एपरेटस दिखा रखे हैं। फिर इसके बारे में आप लिख देना। एग एपरेटस है 3 सेल्स आर ग्रुप टुगेदर एट द माइक्रोपाइलर एंड कॉन्स्टिट्यूट द एग एपरेटस, तो इसको एग एपरेटस बोल देते हैं माइक्रोपाइलर एंड वाले में। इस एग एपरेटस में जो है 2 सिनर्जिड्स होते हैं और 1 एग सेल होती है। सिनर्जिड्स हैव फिलीफॉर्म एपरेटस एट माइक्रोपाइलर टिप। देखिए ये नीचे जो दिखा रखे हैं ये फिलीफॉर्म एपरेटस हैं, ये गाइड करते हैं पोलन ट्यूब को एंट्री के लिए सिनर्जिड्स में। दूसरा है एंटीपोडल्स, देखिए चैलेजल एंड पे जो है एंटीपोडल्स हैं, ये भी 3 है संख्या में, 3 है नंबर में। सेंट्रल सेल बीच में देखिए लार्ज सेंट्रल सेल है, इसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी इज 8 न्यूक्लियट, देखो 8 न्यूक्लियस हो गए, 3 एंटीपोडल वाले, 2 पोलर न्यूक्लियाई 5 हो गए, 2 सिनर्जिड्स के साथ और 1 एग का 8 न्यूक्लियस हो गए। 7 सेल 7 कैसे हुई, 3 एंटीपोडल सेल, 3 सिनर्जिड्स वाली सेल, 6 और 1 बीच में सेंट्रल, 7 सेल हो गई हैं। तो ये 8 न्यूक्लिएट और सेल्ड होता है एम्ब्रियो सैक अपना। अगला क्वेश्चन देखिए, एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल कमेंट। भाई एनर्जी फ्लो जो होता है किसी भी इकोसिस्टम में हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, कैसे बताना है। देखिए ये डायग्राम दिखा रखा है, देखो सनलाइट का जो है बेस है वो ज़्यादा है, यानी सनलाइट से बहुत ज़्यादा एनर्जी आती है, फिर वो प्रोड्यूसर के पास चली जाती है, प्रोड्यूसर से हार्बीवोर्स में चली जाती है, हार्बीवोर्स से कार्निवोर्स में, कार्निवोर्स से टॉप कार्निवोर्स में। अब यूनिडायरेक्शनल कहा गया है कि
एनर्जी एक ही डायरेक्शन में जा रही है। अब देखिए मान लीजिए टॉप कार्निवर्स में जो एनर्जी पहुंच गई वो वापस से कार्निवोर्स में नहीं आएगी, कार्निवोर्स वाली एनर्जी वापस से हर्बीवोर्स में नहीं आएगी, हर्बीवोर्स वाली प्रोड्यूसर्स में नहीं आएगी, प्रोड्यूसर वाली सनलाइट में नहीं आएगी। तो वन वे है, ये एक ही डायरेक्शन में चलता है, इसलिए यूनिडायरेक्शनल है। द एनर्जी कैप्चर्ड बाय द प्रोड्यूसर डज नॉट रिवर्ट बैक टू सोलर इनपुट and the energy which transfer to herbivores does not come back to producers as it moves progressively through the various trophic levels. It is no longer available to the previous trophic level. पूरा नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल पे वापस अवेलेबल नहीं होती। एनर्जी अवेलेबल एट ईच ट्रॉफिक लेवल इज गेट्स डिमिनिश्ड प्रोग्रेसिवली ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच लेवल। 10% ला बताता है कि ऊपर जो है वो 10% ही पहुँचती है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर। तो ये इस तरह से इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। इमिग्रेशन क्या होता है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज दैट हैव कम इनटू द हैबिटेट, यानी बाहर से पॉपुलेशन के अंदर स्पीसीज आना, फ्रॉम एल्सवेयर कहीं से भी आना, ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन, यानी उसमें एंट्री होना इमिग्रेशन। एमिग्रेशन क्या है? पॉपुलेशन से इंडिविजुअल का बाहर जाना, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द पॉपुलेशन हु लेफ्ट द हैबिटेट एंड गोन एल्सवेयर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन। इमिग्रेशन अंदर आना, एमिग्रेशन एग्जिट होना, बाहर जाना। इमिग्रेशन से पॉपुलेशन का साइज और डेंसिटी बढ़ जाती है, एमिग्रेशन से पॉपुलेशन साइज और डेंसिटी घट जाती है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगला देखिए, राइट ए नोट ऑन एनिमोफिली। एनिमोफिली क्या होती है? पोलिनेशन बाय विंड। एनिमोफिली का मतलब होता है विंड से पोलिनेशन होना। अब विंड पोलिनेटेड उसके क्या क्या करैक्टर हो सकते हैं? पहला है पोलन ग्रेन जो होते हैं वो लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं, सो दैट दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन विंड करंट्स। हल्के होने के कारण आराम से हवा से में उड़ जाएंगे, नॉन स्टिकी है इसलिए भी वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह में। दूसरा क्या है? इनके जो स्टेमन्स होते हैं वो वेल एक्सपोज होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं, ताकि हवा आए और हवा आते ही वो वहाँ से निकल जाएँ, इजिली डिस्पर्स हो जाते हैं इनटू विंड करंट्स। जो स्टिग्मा होता है वो लार्ज बड़ा होता है, फिदरी होता है, ताकि जो पोलन ग्रेन्स आ रहे हैं वो आके उसमें अटक जाएं, जल्दी सी ट्रैप हो जाएं, एयरबोर्न पोलन ग्रेन्स। फ्लावर जो होता है उसमें एक सिंगल ओव्यूल होता है, सिर्फ एक ही ओवल होता है हर एक ओवरी में, एंड न्यूमरस फ्लावर्स कई बार पैक्ट हो जाते हैं और इन्फ्लोरेसेंस बनाते हैं। एग्जाम्पल है कॉर्न कोब का, टैसल्स भी बोलते हैं। विंड पॉलिनेशन जो होते हैं ज़्यादातर कॉमन होती है ग्रासेस में। ये क्वेश्चन हो गया है। अब हमारा जो है सेक्शन डी स्टार्ट हो गया है। सेक्शन डी 5 नंबर के क्वेश्चन 3 हैं। इसमें डिस्क्राइब द मेथड ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के मेथड करने हैं हमने। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन होता क्या है? इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग, मैनेजिंग एंड रिस्टोरिंग अर्थ्स वैरायटी ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग जीन्स, स्पीसीज एंड इकोसिस्टम। यानी कि हमें हर एक चीज़ को प्रोटेक्ट करने की, मैनेज करने की तरीके हैं, एक तरह से हम कैसे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं, अपनी अर्थ के जितने भी जीन हैं, स्पीसीज़ हैं, उसको इकोसिस्टम को कैसे बचा सकते हैं, किन तरीक़ों से बचा सकते हैं, टू मेंटेन नेचुरल बैलेंस एंड एंश्योर सस्टेनेबल रिसोर्सेज फॉर करंट एंड फ्यूचर जनरेशन। ताकि हमारा एक नेचुरल बैलेंस बना रहे और हम जो सस्टेनेबल रिसोर्सेज हैं वो हम भी यूज़ कर पाएँ और अगले फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बने रहें। तो टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है इन सितु कंजर्वेशन और एक्स सितु कंजर्वेशन। इन सितु कंजर्वेशन का मतलब ऑन साइट कंजर्वेशन, जहाँ पर भी जो है वहीं पर उसको सुरक्षा प्रदान करना है। इट इज़ कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। वी सेव द एंटायर फॉरेस्ट टू सेव। अगर हमें एक टाइगर को बचाना है तो जिस फॉरेस्ट में वो टाइगर रह रहा है उस पूरे फॉरेस्ट को हमें बचाना पड़ेगा। तो ये हो गया इन सितु कंजर्वेशन। इकोलॉजिकली यूनिक एंड बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन्स आर लीगली प्रोटेक्टेड। सरकार ने कुछ कानून बनाए हैं तो लीगली भी प्रोटेक्टेड है, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व बना दिए, नेशनल पार्क्स बना दिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना दी। इसमें जो है कुछ न कुछ कंडीशन लगा रखी हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ नहीं होती इनके अंदर, बैन है उनके ऊपर। हॉटस्पॉट्स देखिए, मैक्सिमम प्रोटेक्शन गिवन टू बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स रीजन विद वेरी हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस एंड हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। एंडेमिज्म क्या होता है? वो स्पीसीज है जो किसी एक एरिया में पाई जाती है, सब जगह नहीं पाई जाती। 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं आइडेंटिफाइड हुए हैं, तो उनको सुरक्षा प्रदान की गई है। सैक्रेड ग्रुप्स क्या होते हैं? वो एरिया होते हैं फॉरेस्ट के जिसको कि पीपल, वहाँ रहने वाले लोग उसको बचा के रखते हैं। इसमें फॉरेस्ट साइड्स फॉर रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू के कारण वो जो हैं ट्रीज़ और वाइल्ड लाइफ को वो
पूजते हैं उनको, और उनको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे खासी जयंतियाँ हैं, हिल्स इन मेघालय, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान एटसेट्रा हो जाएंगे। एक्स सितु कंजर्वेशन क्या होती है? ऑफ साइट कंजर्वेशन, यानी कि कोई भी एक्सटिंक्ट होने वाला है, किसी को खतरा, तो उस हैबिटेट से निकाल के उसको बाहर किसी दूसरी जगह सुरक्षित करना। In this conservation, threatened animals and plants are taken out from their natural habitat and placed in the special setting where they can be protected and given special care. Zoological parks, botanical gardens, and wildlife safaris serve this purpose. क्रायोप्रिजर्वेशन टेक्निक्स भी होती हैं। गैमेट्स ऑफ थ्रेटन्ड स्पीसीज कैन बी प्रिजर्व्ड इन वायबल एंड फर्टाइल कंडीशन फॉर लॉन्ग पीरियड्स। -196 डिग्री नाइट्रोजन में उसको करते हैं, उस प्रोसीजर को बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। इसमें गैमेट्स को हम प्रिजर्व कर रख सकते हैं बहुत लंबे समय तक। टिश्यू कल्चर मेथड में क्या कहते हैं, प्लांट्स को भी प्रोपेगेटेड कर सकते हैं इस मेथड के द्वारा। एग्स को हम फर्टिलाइज कर सकते हैं विट्रो के अंदर। सीड बैंक्स हैं, सीड्स ऑफ डिफरेंट जेनेटिक स्ट्रेन्स ऑफ कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट्स कैन बी केप्ट फॉर लॉन्ग पीरियड्स इन सीड बैंक्स। ग्लोबल एफर्ट्स, यानी कि ग्लोबल अपने वर्ल्ड उसके लेवल पे भी कन्वेंशंस जारी की जा रही हैं। जैसे अर्थ समिट है, वो 1992 में हुई थी रियो डी जेनेरियो में। बहुत से नेशन आए थे वहाँ पर, उन्होंने कुछ तरीके किए थे कंजर्वेशन के, बायोडाइवर्सिटी के, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट्स के। वर्ल्ड समिट हुआ था 2002 इन जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। ये यहाँ से भी एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ 100 सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर हुआ था ये। 190 कंट्री देशों ने यहाँ पर शपथ ली थी कि वो रिड्यूस करेंगे, जो करंट रेट चल रही है बायोडाइवर्सिटी लॉस की उसको रिड्यूस करेंगे रीजनल और लोकल लेवल पे। ये बातें हुई थी, तो ये इस तरह से हमारा हो जाएगा। ये क्वेश्चन है 5 नंबर का हो गया। अगला देख लेते हैं। यूट्रोफिकेशन अब हमारे सिलेबस में नहीं है। डिस्क्राइब वेरियस ट्रॉफिक लेवल ऑफ ए फूड चेन, ये है, और स्पर्मेटोजेनेसिस है, और ये जल प्रदूषण वाला भी नहीं है। ये देख लेते हैं। ट्रॉफिक लेवल बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ देयर न्यूट्रिशन और फूड ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई स्पेसिफिक प्लेस इन द फूड चेन दैट इज नोन एज देयर ट्रॉफिक लेवल। ये देखो डायग्राम दिखा रखा है इसमें, प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स। यहाँ बीच में दिखा रखे हैं ये इसके ट्रॉफिक लेवल दिखा रखे हैं। जैसे प्रोड्यूसर प्लांट होता है तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे आ जाएगा। प्राइमरी कंज्यूमर्स हर्बीवोर होते हैं तो सेकंड पे आ जाएंगे। कार्निवोर थर्ड उस पे होते हैं। थर्ड लेवल जो हो गया है वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स कार्निवोर्स का हो गया। टर्शरी कंज्यूमर्स के लिए देखिए फोर्थ ट्रॉफिक लेवल है, टॉप कार्निवर्स आ जाएंगे, तो ये इसके ट्रॉफिक लेवल हो गए। यहाँ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे प्लांट में फाइटोप्लैंक्टन हो जाएगा, ग्रास ट्रीज हो सकते हैं। हार्बीवोर्स में जो प्लैंक्टन, ग्रास हॉपर्स का हो सकती है। थर्ड ट्रॉफिक लेवल में कार्निवोर्स में बर्ड्स, फिशेज, वॉल्फ, और जो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल है सबसे ऊपर मैन लॉयन है। तो इस तरह से हो जाएगा। तो जो ऑटोट्रॉफ्स और प्रोड्यूसर्स हैं आर एट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है। दे फिक्स अप सोलर एनर्जी एंड मेक इट अवेलेबल फॉर हेटरोट्रॉफ्स, और कंज्यूमर्स के लिए वो अवेलेबल करते हैं सनलाइट को फूड बनाकर फोटोसिंथेसिस द्वारा। द हर्बीवोर्स और प्राइमरी कंज्यूमर्स आर कम एट द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। यही बातें जो समझाई हैं यहाँ लिखी हुई हैं। तीसरा, स्मॉल कार्निवर्स और सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर कम एट द थर्ड ट्रॉफिक लेवल। फोर्थ है, लार्ज कार्निवर्स और टर्शरी कंज्यूमर्स आर कम एट फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीजेज एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। जैसे प्रोड्यूसर के पास जितनी एनर्जी है उतनी प्राइमरी कंज्यूमर के पास नहीं जाती। 10% ला के अकॉर्डिंग जो है 10% कम होती चली जाती है, हर एक उस पर 10% ला होता है। व्हेन एनी ऑर्गेनिज्म डाइज, जब कोई ऑर्गेनिज्म डाई करता है तो इट इज़ कन्वर्टेड टू डेट्रिटस, और डेड बायोमास में कन्वर्ट हो जाता है। दैट सर्व्स एज एनर्जी सोर्स फॉर डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स जो है डेट्रिटस से या डेड बायोमास से अपनी एनर्जी लेते हैं। ऑर्गेनिजम्स एट ईच लेवल डिपेंड्स ऑन दोज एट द लोअर ट्रॉफिक लेवल ऑफ देयर एनर्जी डिमांड्स। कोई भी जो ऑर्गेनिज्म हर एक लेवल पे किस पे डिपेंड करता है, अपने से नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी के लिए डिपेंड करता है। जैसे प्राइमरी कंज्यूमर है,
प्रोड्यूसर पे डिपेंड करेगा, सेकेंडरी प्राइमरी पे करेगा, टर्शरी सेकेंडरी पे करेगा। इस तरह से नीचे वाले लेवल पे डिपेंड करते हैं। जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो डेड ऑर्गेनिज्म से इनसे अपनी एनर्जी लेंगे, और जो ये होते हैं लिविंग बीइंग होते हैं प्रोड्यूसर प्राइमरी, ये प्रोड्यूसर सनलाइट से लेंगे और ये सब प्रोड्यूसर से लेते जाएंगे। इस तरह से ये सिस्टम हो जाएगा। आप इसको ट्रॉफिक लेवल को ऐसे भी दिखा सकते हैं। ये देखिए ट्राइंगल शेप में सबसे नीचे बेस पे है प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, फिर टर्शरी कंज्यूमर्स। ये 1 2 3 4 जो है इनके ट्रॉफिक लेवल लिखे हुए हैं। ये फिर 10% ला वाला वो दिखा रखा है कि प्रोड्यूसर को मान लीजिए 1000 जूल एनर्जी मिली, तो प्राइमरी कंज्यूमर्स को कितनी पहुंची 100 जूल, सेकेंडरी को पहुंची 10 जूल और टर्शरी को पहुंची 1 जूल। यानी कि जो टॉप पे होते हैं उनके पास बहुत कम एनर्जी जाती है। इसलिए जो हमारे फूड चेन है ट्रॉफिक लेवल वो कम 3 या 4 तक ही लेवल के होने चाहिए हमारी फूड चेन। ज़्यादा लंबी फूड चेन अच्छी नहीं होती, क्योंकि जो ऊपर वाले टॉप पे जो है कंज्यूमर्स उसको इतनी एनर्जी नहीं मिल पाती। द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स इन द ग्रेजिंग फूड चेन इज रेस्ट्रिक्टेड as the transfer of energy follows 10% law. Only 10% of the energy is transferred to the each trophic level from lower trophic level. तो इस तरह से ये कम फूड छोटी फूड चेन ही अच्छी है, एनर्जी नहीं जाती, नहीं तो बड़े उसके पास। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इज मेल। ये प्री बोर्ड में भी आया था। अब देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस है, क्या होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। ये इन टेस्टिस इमेच्योर मेल जर्म सेल्स होती हैं, उनको स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। वो स्पर्म प्रोड्यूस करती हैं बाय स्पर्मेटोजेनेसिस, और इसमें डिवीजन होएगी। स्टार्टिंग में तो जब स्पर्मेटोगोनिया लार्ज साइज होता है तब तो माइटोसिस होते हैं, लेकिन जब स्पर्मेटोगोनिया उसमें फिर म्योसिस होके ही वो स्पर्म बनाएंगे प्यूबर्टी के समय। द स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट एट द इनर साइड ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूबुल होती है, उसके अंदर की तरफ स्पर्मेटोगोनिया होते हैं। मल्टीप्लाई देखो ये बता दिया, माइटोटिक डिवीजन से मल्टीप्लाई करते हैं और अपने संख्या बढ़ा लेते हैं। और हर एक स्पर्मेटोगोनिया जो है उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, डिप्लॉयड सेल होती हैं ये स्पर्मेटोगोनिया। फिर स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाती है, दैट अंडरगो म्योटिक डिवीजन। स्पर्मेटोसाइट किसको स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे, जिस स्पर्मेटोगोनिया का साइज बड़ा हो गया है वो स्पर्मेटोसाइट की तरह एक्ट करेगा, ये डिप्लॉयड होगा स्पर्मेटोसाइट्स। इसमें म्योसिस होती है, ये फिर रिप्रोड्यूस करते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं वो एप्लॉयड होते हैं, उसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। देखो एक स्पर्मेटोजेनेसिस है, स्पर्मेटोजेनेसिस आएगा तो आपका लिखना फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम द मेल जर्म सेल्स थ्रू म्योसिस। अगर स्पर्मियोजेनेसिस आता है तो आपको लिखना है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम द स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनना उसको बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। एक थर्ड है स्पर्मिएशंस, इसका मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से वो रिलीज होना स्पर्म, उसको बोलते हैं स्पर्मिएशन। तो ये 3 टर्म अलग अलग हैं, तीनों का आपको मीनिंग पता होना चाहिए। स्पर्म हेड्स रिमेन एम्बेडेड इन सर्टोली सेल्स एंड आर रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशन। तो जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म निकलता है तो उसको रिलीज होता है तो उसको स्पर्मिएशन बोलते हैं। और जब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनता है उसको स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। और मेल जर्म सेल से स्पर्मेटोगोनिया से जब स्पर्म बनता है तो स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। मतलब पूरे प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। बीच में 2 अलग टर्म आ गई हैं। हार्मोनल कंट्रोल देखिए क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस इनिशिएटेड ड्यू टू इंक्रीज इन द सिक्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की इसकी अमाउंट बढ़ जाता है, हाइपोथैलेमस इसको रिलीज करता है। जब इसका अमाउंट बढ़ जाता है तो एंट्री पिट्यूटरी पे ये काम करता है और फिर स्टिमुलेट करता है सिक्रेशन ऑफ 2 हार्मोन LH और ये गोनेडोट्रोफिन्स है LH और FSH। LH जो है लिडिक सेल पे एक्ट करेगा और उनको स्टिमुलेट करेगा ताकि एंड्रोजन्स रिलीज हो, एंड्रोजन में टेस्टोस्टेरोन वगैरह आते हैं। FSH सर्टोली सेल पे काम करता है, ये सिक्रेशन करेगा सम फैक्टर्स विच हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस। ये देखिए डायग्राम देखिए, क्रोमोसोम नंबर 46 है, जैसे स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटोगोनिया में बताया था। प्यूबर्टी के समय देखिए स्पर्मेटोगोनिया है, इसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। ये इसमें माइटोसिस होती है, माइटोसिस हो गया देखो ये रेड रेड कलर में जो दिखा रखे हैं यहाँ सब स्पर्मेटोगोनिया है और इनमें माइटोसिस हो रही है तो इनका साइज बढ़ जाएगा। ये देखिए फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो ये ब्लू ब्लू दिखा रखे हैं इसमें फर्स्ट म्यूटिक इसमें एक स्पर्मेटोगोनिया में म्योसिस हो गई तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गया है।
रेड से जो ब्लू हो गया, इसमें फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन हुई है। फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन से 2 सेल बन गई हैं। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में 23 क्रोमोसोम होते हैं, यानी ये हैप्लॉइड है। ये ब्लू वाले तो अभी क्या हैं, डिप्लॉइड ही हैं, लेकिन जो आगे ये आ गए हैं ये क्या हैं, हैप्लॉइड। सेकंड म्यूटिक डिवीजन से फिर देखो 4 जो ग्रीन ग्रीन दिखा रखे हैं ये स्पर्मेटिड बन गए हैं। अब स्पर्मेटिड्स में हमने अभी पढ़ा था कि इनके जो सेल हैं वो सर्टोली सेल में हेड जो है उसमें डिप होते हैं। यहाँ डिफ्रेंशिएशन होएगी स्पर्मेटोजोआ से स्पर्म जो है स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनेगा, और फिर स्पर्मेटोजोआ जो रिलीज होगा स्पर्मिएशन होएगी, यानी यहाँ स्पर्मियोजेनेसिस हो रहा है, ये स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने, यहाँ डिफ्रेंशिएशन लिखा है, यहाँ पर हम स्पर्मियोजेनेसिस भी साइड में लिख देंगे तो आपको क्लियर रहेगा। देखो 23 क्रोमोसोम है, ये एप्लॉइड हो गए हैं यहाँ पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। 1 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की डिप्लॉइड वो क्या है, प्लॉइडी क्या है, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की प्लॉइडी क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए क्या प्लॉइडी है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ये जो है हमारा इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये अब हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ये आज का हमारा जो है 2016 का सेट सी कंप्लीट हो गया है। और आपने अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक करें, शेयर करें, कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो के लिए आप नोटिफिकेशन का आइकन बटन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।